नमस्ते विद्यार्थियों, आपके हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की संचरण किताब का पहला पाठ हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। इस पाठ का यह 5वां भाग है। इससे पहले हमने हरिहर काका के जीवन की घटनाओं के बारे में जाना। एक तरफ ठाकुर बाड़ी के महंत है जो उनकी जागीरदारी हड़पना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनके 3 भाई हैं जो उनकी जागीरदारी को अपने नाम करना चाहते हैं। पहले महंत ने उनका किडनैप किया और किसी भी तरह से बलपूर्वक खाली कागज पर अंगूठा लेने का प्रयास किया, लेकिन वो असमर्थ रहे। और फिर बाद में जब उनके भाइयों ने उनको वहाँ से छुड़ाया, तब वे भी उनको बहुत समझाने लगे कि ये जागीरी हमारे हाथ कर लो। अब ऐसे में जब वो काका माने नहीं, तब उन्होंने भी ज़ोर ज़बरदस्ती की, उनको भी मुंह बांध दिया गया, किडनैप की तरह घर में बंद कर दिया गया। लेकिन हरिहर काका की आवाज़ लोगों तक पहुंची, लोग इकट्ठे हुए और जो 2 दल बन गए थे, एक जो परिवार के पक्ष में था और दूसरा ठाकुर बाड़ी के पक्ष में था। तो जो ठाकुर बाड़ी के पक्ष में था वो अपने महंत को तुरंत ये सूचना देते हैं और वो उतनी ही जल्दी से पुलिस को बुलाकर वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस ये सारी घटना देखता है। फिर क्या होता है, चलिए देखते हैं। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है। जब पुलिस वहाँ आती है तो वो उन्हें खुलकर पूरी बात समझाते हैं कि उनके भाइयों ने उनके साथ ज़बरदस्ती की है, कि जबरन उनके कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। फिर उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी। यानी ऐसा कोई काम नहीं है जो बुरा हो, उनके साथ बुरा किया जाए, वो पीछे नहीं छोड़ा। सब कुछ उन्होंने उनके साथ हर तरह से बुरा किया है कि अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार ही देते। इस प्रकार से उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस को बताया। हरिहर काका के पीठ, माथे, पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर गए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छिटक कर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे, यानी वहाँ से भाग चले थे, क्योंकि पकड़ गए तो अब तो फिर वो जेल की हवाई खाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग गए। पुलिस की पकड़ से रिश्ते के 2 व्यक्ति थे, यानी पुलिस की पकड़ में 2 जिन्हें पकड़े गए, 2 व्यक्ति, रिश्ते के शेष लोग जो थे वो फरार हो गए थे। यानी उन फैमिली में से 2 व्यक्ति वो पकड़ में आ गए थे। हरिहर काका के साथ घटित घटना में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना थी। अब और क्या होना था, जो होना था सो हो गया। इस घटना के बाद काका अपने परिवार के साथ एकदम अलग रहने लगे। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं, यानी सरकार की तरफ से उनको 4 पुलिस राइफलधारी कर्मी मिले हैं ताकि वो हमेशा उनके साथ सुरक्षा के लिए बने रहें। हालांकि इसके लिए उनके भाई और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए थे कि वो उनको सुरक्षा के लिए बनाएं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी की महंत अपने लोगों के साथ आकर उन्हें पुनः ले भागेंगे। और यही चिंता महंत को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। यानी दोनों पक्षों की ओर से चिंता थी कि कैसी भी रूप में हरिहर काका को लूट लिया जाएगा। वो लूटे उससे पहले क्यों ना वो अपना हाथ साफ कर ले, ये भी उनके मन में था। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब
नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यानी जब हरिहर काका ने खुद ने अपनी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस की मांग की, तो जो भाई नेपथ्य में थे, मतलब कटघरे में थे, वहाँ पर पुलिस के डिपार्टमेंट में, तो वो वहाँ रहकर पैसे लगाकर महंत लोग भी वो उनकी पैरवी के लिए सहायता पहुँचाने लग गए। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। यानी एक व्यक्ति की रक्षा के लिए एक गांव में 4 व्यक्ति और लगे हैं। तो ये उन लोगों की स्वार्थ की बात है, तो वो स्वार्थ के लिए सब कुछ होना जायज़ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यानी लेखक कहता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह ज़रूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बारी और अपने भाई की ओर से ही उन्हें मिल रही है। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाएगा, क्योंकि वो खुद अनुभवी है कि हरिहर काका को कितना भी समझाया बुझा जाए, लेकिन करेंगी वो अपने मन की। इसलिए वो निश्चिंत थे कि गांव का कोई भी व्यक्ति उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। और उनके द्वारा जो सुरक्षा कर्मी थे, तो वो उनको अपने बेजगह सुरक्षा कर्मी पर भी विश्वास था। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। अब वो स्वार्थ के लिए अपना मुखौटा चेंज करते हैं, यानी अपना अच्छा व्यवहार सामने प्रकट करते हैं और इस तरह से व्यवहार करते हैं कि जो बात गई सो बात गई, यानी बीती बातों को भूलो, अब वापस आपसी प्रेम बने। तो वो फिर से प्रयत्न करने लगे, उनकी ओर आगे बढ़ने लगे। गांव में एक नेताजी थे, एक नेताजी का नाम यहाँ हो रहा है जिक्र। वह न तो कोई नौकरी करते थे और न खेती गृहस्थी संभालते थे, फिर भी 12 महीने यानी साल में मौज उड़ाते रहते थे। हर साल उनकी मौज होती। राजनीति की जुदाई छड़ी, राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। यानी नेता थे तो राजनीति कैसे की जाती है, ये जादू की छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं, क्योंकि हरिहर काका के बारे में सारे लोग अवगत तो थे ही, तो नेता को भी पता चला और वो उनके पास आते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। उन्होंने क्या देखा कि उनसे ये बात रखी कि आपके ही इस ज़मीन पर एक विद्यालय हाई स्कूल खोला जाए जिसका नाम हो हरिहर, उन्हीं के नाम से। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग भी हो जाएगा और गांव का विकास भी होगा, क्योंकि उनको एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था, क्योंकि नेता भी इसमें अपना स्वार्थ देख रहे थे और नेताजी भी निराश होकर वहाँ से लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चा के केंद्र है हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा है। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं है। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं, क्योंकि सभी उसकी एक एक बात से वाकिफ़ हैं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना
बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन है? ये एक विषय का एक चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ये जागीरी किसको मिलेगी, इसका हकदार कौन बनेगा। आप भी सोचिए कौन बनेगा। देखो, लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है, लोग आपस में बहस करने लग गए। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है, यानी जितनी नॉलेज रखता है वो इस प्रकार से प्रकट करता है कि मैं तेरे से भी ज़्यादा ज्ञान रखता हूँ, तो वो सामने वाले को इस प्रकार से प्रकट करता है कि उसकी नॉलेज दूसरे वाले से ज़्यादा है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकल पाता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता यानी अपनी बात को शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता, यानी अपने पक्ष की बात वो कह देते हैं कि यहाँ इस पक्ष में मिलता तो अच्छा रहता। दूसरी ओर के लोग जो है वो कहते हैं कि हरिहर काका के भाई को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस प्रकार से दोनों ही गुट के लोग आपस में बातचीत किया करते रहते थे। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च लगाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है, यानी जो बात जहाँ से शुरू होती है वास्तविक होती है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो किसी और बात को प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत कर देता है, यानी वो बात होती क्या है और निकलती क्या है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं, यानी उनकी बातें सुनो कि क्या क्या बातें उठी हैं, कि उनके भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती, यानी उनको खत्म कर देना चाहिए था। दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। उनके मरने के बाद दोनों गुट में लड़ाई होगी और दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी, यानी यहाँ तक कि जो पीछे बॉडी है इसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। लोगों की बातें देखो कितना बात का बतंगड़ बना देती है। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयार कर रहे हैं, पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह, अब इनका भी नाम आया, ये भी पीछे नहीं है, तो बुटन सिंह ने बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा, यानी उसमें मुश्किल करा देगा कि 5 बीघे तो उसको देनी पड़ेगी। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए, यानी कि ये जो मामले हुए थे तो निपटाने के लिए वो उसमें से कुछ हिस्सा ले लेता है, तो पूरे इलाके में उनके नाम की तुति बोलती है, यानी जैसा बुटन कहता है वैसा लोगों को करना पड़ता है। एक चौथी खबर ये आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे, यानी हर एक देश की हर जगह से, हर प्रांत से उन सभी साधुओं नागाओं को बुलाया जाएगा। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों ने क्या किया, गांव का आकाश आच्छादित हो गया। पूरी तरह से सबने अपनी अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं प्रकट कर दी, चारों तरफ ये बातें फैल गई। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पी कर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है।
फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। यानी जब वो जाएगा तो आखिर भयंकर तूफान आएगा कि होना क्या है, तो वो तूफान तो आएगा ही आएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा, आएगा ही। इसलिए लोगों के अंदर भय ही है और प्रतीक्षा भी है, दोनों बातें। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। यानी लोग इस इंतज़ार में हैं कि उनको इंतज़ार नहीं, इस बात को वो जुटला नहीं सकते, और उनके आने की भी उनको प्रतीक्षा है कि ये बात कब होगी। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो गए हैं, अपनी ज़िंदगी के शेष दिन शांति से मौन होकर बिता रहे हैं। एक नौकर उन्होंने रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती हैं उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। समझ गए इस लाइन का? यानी वो अपनी ज़िंदगी में मौन धारण कर चुके हैं, क्योंकि किसी को कुछ कहना सही नहीं है। सब अपनी मन से बातें बनाते हैं, जो कह दिया कोई सुन नहीं पाते, तो शांत रहना ही अब उन्हें सही लग रहा है। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारते रहते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं बची है। हर लोग आते हैं, उनको तर्क देते जाते हैं, समझाते जाते हैं। अब उन लोगों को क्या समझाए, उन्होंने डिसीजन ले लिया सो ले लिया, क्योंकि कहेंगे तो लोग उनका गलत फ़ायदा उठा लेंगे, इसीलिए उन्होंने चुप्पी धारण कर ली है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं, क्योंकि वो जो सुरक्षा के लिए रखे गए ना, उनकी बात कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जो उसका भोग लगा रहे हैं। यानी जो अब तक उन्होंने नहीं जीमा था, दोनों टाइम वो जीम रहे हैं, खा रहे हैं, शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। यानी जो बॉडीगार्ड, जो सुरक्षा कर्मी उनके पास रखे हैं, वो अगर जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। यानी जो उनके सुरक्षा कर्मी थे वो उनके धन पर ऐश और आराम कर रहे थे, और जिनका धन था वो शांत, एकांत और उपवास में बैठा है। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जो उनका भोग लगा रहे हैं। कौन? सुरक्षा कर्मी। अब यहाँ पर हरिहर काका की स्थिति बताइए कि शांत एकांत में है, किसी से कुछ नहीं बोलते, जो चल रहा है उसको देख रहे हैं, और जो उनके सुरक्षा कर भी रहे हैं वो उन्हें उनका पेट भर रहे हैं, उनका भी साथ में पालन कर रहे हैं। उम्मीद है कहानी आपको बहुत अच्छी लगी है, रोचक लगी है, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इसमें लेखक ने दुनिया के आईने को उजागर किया, समाज की प्रवृत्ति को दिखाया कि वास्तविक घटनाएं कैसी होती हैं, लोग किस प्रकार से अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। तो हमें भी सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, और साक्षर होकर सही काम सही समय पर करना चाहिए। फिर मिलेंगे हम एक नए अध्याय में, तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।